बात करने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट कितनी बार हुआ। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट में क्या प्रमुख मुद्दे थे और उस अमेंडमेंट को करने की जरूरत क्या पड़ी। हम सभी जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 हमारे नागरिकता के बारे में बताता है, हमारी नागरिकता के आधार के बारे में बताता है, हमारी नागरिकता को सुरक्षित करता है और हमें हमारे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता है। लेकिन समय समय पर उसमें संशोधन होता रहा है। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2019 में। ये 4-5 संशोधन जो हुए हैं, ये किस आधार पर किए गए हैं और इन संशोधनों की जरूरत क्या पड़ी और इस संशोधन ने हमको क्या दिया। नागरिकता को जटिल बनाया, नागरिकता को आसान बनाया, या उस समय की परिस्थिति के आधार पर इनका संशोधन किया गया। क्योंकि हर परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, हर सिचुएशन समय के आधार पर बदलता रहता है और समय के आधार पर जो डिमांड होती है, जो मांग होती है, उसको पूरा करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। इसलिए संविधान में समय समय पर संशोधन किया जाता है कि इस प्रेजेंट टाइम की परिस्थिति को मैनेज किया जा सके। तो इसी इसी कड़ी में भारतीय अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में बहुत सारे संशोधन किए गए और उसमें बहुत सारे नियम को ऐड किया गया। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि जो अमेंडमेंट किया गया उस अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें जोड़ी गई और वो जो बातें जोड़ी गई वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, वो हमारे लिए कितना लाभदायक है और हमारी नागरिकता को लेकर कितना सुरक्षित है या कितना अच्छा है। इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं। देखो, भारतीय संशोधन जो हुआ, अगर हमारा जो मूल आधार है वो है 1955। ध्यान देना, हमारा जो मूल आधार है वो क्या है, 1955। 1955 में ही हमें जो जोड़ना घटाना है वही कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे 4 संशोधन हुए हैं। एक एक संशोधन के मेजर पॉइंट को समझेंगे, इसको मेजर पॉइंट को। तो सबसे पहला संशोधन जो हुआ वो 1986 में हुआ। इसमें हुआ 1986 में सबसे पहला संशोधन किया गया और इसमें क्या कहा गया कि जन्म से नागरिकता के नियम को सख्त बना दिया गया। 1955 में क्या था कि अगर आप भारत में जन्मे हो तो आप भारत के नागरिक के लिए अप्लाई कर सकते हो या भारत की नागरिकता के लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन जब 1986 का अमेंडमेंट हुआ तो इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया। क्या ऐड कर दिया गया भैया, कि जन्म के आधार पर तो आप नागरिक हो, लेकिन हम आपकी फैमिली बैकग्राउंड को चेक करेंगे। हम आपकी फैमिली बैकग्राउंड को चेक करेंगे। तो इसमें क्या कर दिया गया, इसमें कहा गया कि आपके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जोड़ा गया कि इन दोनों में से कोई भी माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, अप्रवासी नहीं होना चाहिए। मतलब कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए, इनलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये 2 पॉइंट जोड़ा गया 1986 में। तब इस आधार पर हम आपको क्या करेंगे, जन्म के आधार पर नागरिकता देंगे, बाई बर्थ सिटीजन मानेंगे। 1992 में अमेंडमेंट किया गया। क्या, वंश से नागरिकता में माता को भी समान मान्यता दी गई। ठीक है, जैसे विदेश में जन्मे बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। समझिए, 92 में 1992 में पहले क्या था कि वंश के आधार पर आपको नागरिकता मिलती थी, 1955 के आधार पर। तो इसमें भी उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया। लेकिन इसमें यह कहा गया, पहले क्या था कि पिता के आधार पर आपको यहाँ की नागरिकता मिलती थी, किसके, पिता के आधार पर। ठीक है, लेकिन इसमें माता को भी सामान्य तरीके से जोड़ा गया कि अगर माता भी भारत की नागरिक है तब भी आप भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो, भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल हो। तो 1992 का अमेंडमेंट हुआ वंश के आधार पर। उसमें माता को भी सामान्य तरीके से जोड़ा गया कि माता की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ली जाएगी कि अगर आपकी मां भारतीय है तो आप जन्म वंश के आधार पर भी आप नागरिकता अप्लाई कर सकते हो। ये कहां पे आता है, जैसे फॉरेन के केस में, जैसे कि मां भारतीय है, पिता विदेशी है। ठीक है, तो अब उस केस में था कि भैया पिता के आधार पर लेंगे, पिता विदेशी था, नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया कि भैया कि हम माता को भी समान अवसर देंगे, तो हम माता के आधार पर यहाँ की नागरिकता अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे ऐड किया गया। फिर आया 2003 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट किया गया। ये थोड़ा सा बृहद अमेंडमेंट किया गया। थोड़ा क्या इसमें किया गया भैया
कि इसमें जो सबसे बेहतरीन डेफिनेशन लाई गई वो इनलीगल माइग्रेंट की। इसमें इनलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन जोड़ी गई, परिभाषा बताई गई कि अप्रवासी कौन है या अप्रवासी कौन हो सकता है। तो इसमें यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो वैध वीजा के बिना या वैध पासपोर्ट के बिना किसी भी तरीके से भारत में आ गया है और रह रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या है? इनलीगल माइग्रेंट है, अप्रवासी है। ठीक है। अगला कहा गया इसमें कि वह व्यक्ति जो वैध तरीके से आया है, वीजा पासपोर्ट के साथ आया है और वीजा समाप्त होने पर, समय तिथि समाप्त होने पर वो भारत में ही रह गया, वो भी इनलीगल माइग्रेंट है। और समझ में आई? एक वो व्यक्ति जो बिना वीजा पासपोर्ट के आया है, किसी भी तरीके से आ गया, भारत में रह रहा है, वो तो इनलीगल माइग्रेंट है ही। लेकिन एक व्यक्ति और जो वैध तरीके से आया है, पासपोर्ट वीजा के साथ आया है और उसकी तिथि समाप्त होने के बाद भी वो भारत में रह रहा है, वो भी इनलीगल माइग्रेंट है। क्लियर? वह किसी भी, ये दो लोग किसी भी आधार पर नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आया 2019 का मामला। 2019 का मामला आया। 2019 के मामले को आप सभी लोग जानते हो। 2019 में अमेंडमेंट किया गया सीएए का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें इसमें क्या कहा गया? इसमें प्रावधान जोड़े गए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता में छूट। यहां पे क्या जोड़ा गया कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 3 देश को विशेष तरीके से लिखा गया और वहां के अल्पसंख्यकों को नागरिकता में छूट दिया गया। ठीक है। और किसके आधार पर? धार्मिक अल्पसंख्यकों को शरणार्थी का प्रभाव, धार्मिक आधार पर इनको नागरिकता देने का संशोधन किया गया। ठीक है। तो ये 4 जो अमेंडमेंट किए गए अभी तक नागरिकता अधिनियम 1955 में, इसके इफेक्ट इस तरीके से है। क्लियर? अब जो सीए का 2019 का अमेंडमेंट है, ये नागरिकता देने वाला अमेंडमेंट। अभी जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो 1955 में ही अमेंडमेंट किया गया, 1955 को ही सुधारा गया है। ठीक है। इस तरीके से ये सारे अमेंडमेंट हुए हैं और जितने भी अमेंडमेंट हैं ये नागरिकता को बनाने में, नागरिकता देने में पूरी तरीके से सुरक्षित भूमिका निभाने का काम करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप रखते हैं, इस तरीके का अगर आप एलिजिबल हैं तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो भारत के नागरिक आप नहीं हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये संशोधन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके बाद आपको क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आप जानना चाहते हो हमसे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।